हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आ चुके हैं अपने चैनल पर। आज मैंने जिस तरीके से पिछले लेक्चर में नेशनल इनकम को आगे मूव कराया था, उसी तरीके से मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है, जिसको समझने में मुझे लगता है काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप आराम से इस वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे, ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगर हम लोग जीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं तो जीडीपी में क्या क्या चीजें आती हैं, जीडीपी हम किसे कहते हैं। तो अगर उसकी डेफिनेशन में कहूं तो डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर किसी एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यानी इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का हो रहा होगा, उन सब का सम हम कर देंगे और वही जीडीपी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जीडीपी हो जाएगी हमारा। लेकिन क्या कंट्री इंडिया के अंदर फॉरेनर्स नहीं खर्च कर रहे होंगे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज का? वो भी कर रहे होंगे, इंडियंस भी कर रहे होंगे। जो फॉरेनर यहां पे पैसा कमा रहा होगा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने यहां होगा। यानी वो जो प्रोडक्शन यहां कर रहा है, उस प्रोडक्शन के बाद जो उसको मिल रहा है, जो उसको इनकम मिल रही है, उस इनकम का खर्च वो अपने यहां करेगा। यानी कि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने यहां होगी। जीडीपी कहता है कि इससे मतलब नहीं है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है। अगर वो एक किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम जीडीपी में लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वर्ल्ड है और मैं किसी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं, उस कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे होंगे, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे होंगे, वो सारे प्रोडक्शन किसी भी कंट्री के जीडीपी में गिने जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही हम लोग जीडीपी से जीएनपी की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा अगला टर्म आता है जीएनपी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीएनपी क्या कहता है? जीएनपी कहता है कि अच्छा, मेरे कंट्री के अंदर, अगर मैं इसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया मान लूं, इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो तो ठीक है, हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर कमा रहे होंगे। जो बाहर कमा रहे होंगे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर हो सकता है। हमारे यहां देखते हैं कि कई लोग कभी सऊदी चले गए, कभी कहीं चले गए, अलग अलग देशों में जाकर के काम करते हैं। और गांव में ये सब हम लोग देखते हैं, प्रचलन काफी ज्यादा है कि बाहर जाकर के काम करते हैं और पैसा वहां से अपने घर पे भेजते हैं, अपने गांव में भेजते हैं। तो यानी कि वो काम वहां कर रहे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, तो उनको हम लोग जीएनपी में लेते हैं। लेकिन इसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे फॉरेनर्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं होगा। जैसे हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, वैसे कोई हमारे यहां आकर काम कर रहा होगा, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस कंट्री में नहीं होगा, तो उसकी जो इनकम होगी उसको हम लोग जीएनपी से एक्सक्लूड कर देते हैं। जीडीपी में हम किसी भी कंट्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन करते हुए, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, सबको जोड़ते हैं, वो जीडीपी होती है। अगर हम जीएनपी की बात कर रहे हैं तो जीएनपी में इंडिया के अंदर से हम एक्सक्लूड करेंगे उन फॉरेनर्स को जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, बाहर है, और इंक्लूड करेंगे उन लोगों को जो बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है, इंडिया में है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जीडीपी और जीएनपी में। अब मुझे लगता है जीडीपी जीएनपी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको फिर से देखूंगा। वैसे होगा नहीं, ठीक है। अब यहीं से कुछ टर्म आते हैं, एनडीपी, एनडीपी और एनएनपी। ठीक, एनडीपी और एनएनपी। अब एनडीपी क्या हो गया? जब जो जीडीपी आया, उस जीडीपी के आने के बाद जो डेप्रिसिएशन था, उस डेप्रिसिएशन को मैंने माइनस कर दिया तो एनडीपी बन गया। जो चीज जीएनपी थी, जीएनपी में से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, एनएनपी बन गया। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है,
और मैंने कहा था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पहली क्लास में नेशनल इनकम के, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। अब मैंने जब जीएनपी की बात की है आपसे, तो जीएनपी में मैंने क्या किया, इंक्लूड कर लिया, यहां से एक्सक्लूड कर दिया, और जब हम लोगों ने पिछली क्लास देखी थी तो उसमें भी हम इसी तरह से इंक्लूड और एक्सक्लूड कर रहे थे, नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे थे, जीएनपी वही बात किया। अब वो जो जीएनपी आया उसमें से जब हम लोगों ने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो हमको एनएनपी मिल गया। अब हमको ये देखना है कि जो जीएनपी या एनएनपी आया उसको जब हम लोगों ने समझ लिया, तो अब हम समझते हैं कि कहीं पे ऐसा लिखा हो कि जीएनपी एफसी, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कहीं ऐसा लिखा है जीएनपी एमपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है मैं बता चुका हूं, मार्केट प्राइस क्या है मैं बता चुका हूं। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी चीज को प्रोडक्शन करने में आता है, और मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो किसी को चीज को सेल करने में आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर हमसे कोई कह दे कि आपको मैंने दे दिया भैया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपने देख लिया, अब आपको किसी देश की नेशनल इनकम निकालनी है, यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। यानी हमें इस जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे पहुंचना है। अब हम इस पे किस तरीके से पहुंचेंगे? तो पहली बात तो ये क्या है, जी है, यहां पे एन है, तो पहले तो हमको जी से एन में जाना है, ठीक है। तो जी से एन में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया हमको क्या मिला, एन तो मिल गया, लेकिन क्या है बाद में डीपी, तो मैं डीपी ही लिखूंगा यहां पे, एनडीपी मिल गया। और किस पे था, मार्केट प्राइस पे, तो ये भी हमको किस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस पे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम आ गए एनडीपी एमपी पे। अब हमको एनडीपी से आना है किस पे, एनएनपी एफसी पे, ठीक है। एनडीपी में क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी डोमेस्टिक की बात कर रहा है, एक कंट्री की बात कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको बाहर के लोगों को भी तो इंक्लूड करना है, मैंने भी बताया जीएनपी के लिए। तो जहां भी नेट आएगा वहां हमको क्या करना होगा, जहां भी नेशनल आएगा वहां हमको डोमेस्टिक में उन बाहर के लोगों को भी इंक्लूड करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं इस एनडीपी में, इस एनडीपी एमपी में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, इसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो मैं एनडीपी से एनएनपी पे पहुंच जाऊंगा, एनएनपी पे पहुंच जाऊंगा, और ये क्या है, मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस पे मैं पहुंच गया। लेकिन क्या यहां पे एमपी है, नहीं, यहां पे एफसी है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैंने बताया है पिछली क्लास में, हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होता है। यानी इस एनएनपी एमपी में अगर हम एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, एनएनपी एफसी पर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछता है, आपके बुक में एक बड़ा सा चार्ट बना है, उस चार्ट को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जीडीपी एमपी पे हम हैं, जीडीपी से यहां जी है, नेशनल इनकम के लिए एन चाहिए, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, एन पे आए, लेकिन क्योंकि इनका पीछे जो ये डीपी था वही डीपी यहां आएगा, डीपी लाया, लेकिन डी किसकी बात करता है, डोमेस्टिक की, नेशनल इनकम बात करता है नेशनल की। तो इस डोमेस्टिक में हमको एब्रॉड वाली चीजों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। इसीलिए मैंने एनएफआईए जोड़ दिया, तो ये एनडीपी एनएनपी बन गया, और ये मार्केट प्राइस ही रहा। मार्केट प्राइस को कैसे फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे, मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं। मैंने क्या किया, इसमें से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच गए, और इस तरीके से हम लोगों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसमें किसी को कोई तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, तो वो कमेंट करेगा, बात करेगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी चीजें और समझते हैं, 3 पॉइंट और हैं। जैसे कि एक पॉइंट हमारा है, मान लीजिए दिया है नॉमिनल जीडीपी,
और एक होता है रियल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पे, करंट प्राइस जो इस समय की प्राइस है उस प्राइस पर जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? करंट प्राइस पे हम उसको जब कैलकुलेट करते हैं। रियल जीडीपी क्या है? जब हम किसी चीज को कांस्टेंट प्राइस पे, जैसे कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या हो गया? एक बेस ईयर माना जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि जीडीपी आया है, ये सारी चीजें आई हैं किसी बेस ईयर को लेते हुए। बेस ईयर अभी जो चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं 2011-12 का बेस ईयर चल रहा है। मैं बात करूंगा बेस ईयर क्या है, इसके पीछे क्या चीजें चलती हैं, कैसे ये होता है, डिसाइड होता है, ये सारी चीजें हम लोग इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे। अभी बस हमको ये चीज समझ लेना है कि नॉमिनल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो वो करंट प्राइस पे होता है, और जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो वो प्राइस कौन सी प्राइस होती है? बेस ईयर की प्राइस होती है, जिसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। कांस्टेंट प्राइस। ठीक, यानी बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से अगर हम आज किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो रियल जीडीपी है। अगर हम करंट के प्राइस के हिसाब से अगर किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंसेप्ट था। हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। हम लोग एक और टर्म सुनते हैं जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला क्या देखते हैं? एक रेशियो देखते हैं। किसका रेशियो देखते हैं? करंट प्राइस का और कांस्टेंट प्राइस का। करंट प्राइस का, करंट प्राइस अपॉन कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, जब हम कहते हैं कि डिफ्लेटर का मतलब क्या हो गया, जब हम करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का रेशियो देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का रेशियो लेकर के मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, तो हमको मिल जाता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। ठीक है, मैं इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जब मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगा। ठीक है, तो अगर ये चीजें आधी अधूरी समझ में आ रही हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब इंडियन इकोनॉमी बात करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम जीडीपी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये जीडीपी जो ये टर्म है जिसको हम लोग इतना महत्व देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी बड़ी बात ये है कि जिससे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, पार्टियां गिर जाती हैं, दूसरी बन जाती हैं। ये जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं जिस आंकड़ों के लिए सरकारों में मतलब समझ लीजिए कुछ भी होने को तैयार होता है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा जीडीपी के बारे में। जीडीपी की अगर हम रियलिटी देखें, हम लोग ये कह रहे हैं पिछले 20 सालों से कि हम लोग बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोइंग इकॉनमी है हमारी। हमारी इकॉनमी पहले इतनी थी, अब देखो इतनी हो गई, अब कुछ समय बाद इतनी हो जाएगी। हमारी इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है, धीरे धीरे और एक्सपेंड करेगी। आप लोगों को मैं कुछ छोटे से डेटा देने चाहता हूं। डेटा आप देखिएगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, मैं इस विषय से थोड़ा सा भटक रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन चीज को समझिए। मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं, आपको समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो आपको पता है इंडिया में प्रतिदिन एवरीडे 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी भूखे सोते हैं, जिनको रात का एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है। वैसे 20 करोड़ लोग हैं। अगर 20 करोड़ लोग किसी देश में इस तरीके से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो किसी देश की इकोनॉमी इंक्रीज करके ही क्या कर लेगी? क्या ये जो इकोनॉमी का ग्रोथ है, ये जो इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी, क्या इसको हम वो पैरामीटर मान सकते हैं जिस पैरामीटर से हम चीज़ों को डिसाइड करें कि ये बेहतर है, कि ये बेहतर है, कि अच्छा हो रहा है, कि बुरा हो रहा है? आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक डेटा आपको देता हूं वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से अगर इंडिया की मैं बात करूं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड
हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 144th पोजीशन पे है आउट ऑफ 156 कंट्री। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत एक बहुत बड़ा देश, जिसको आज हम लोग कह रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, आने वाले समय में पता नहीं कितना लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उस देश में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 144 पोजीशन पे हम हैं आउट ऑफ 150 कंट्रीज जिनका सर्वे किया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इस सिचुएशन में हम हैं और हम अपने आप पे एक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़ी बात कर रहे हैं, और आज से नहीं, ये पिछले 20 सालों से हो रहा है। ठीक है, एक डेटा और अगर मैं देना चाहूं आपको, तो मैं आपको वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री, सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री कौन है, तो भारत 112th पोजीशन पे है आउट ऑफ 153 कंट्रीज। 153 कंट्रियों में भारत 112वीं पोजीशन पे है और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जीडीपी जो है ये हमारे ग्रोथ को तो दिखा रहा है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट को नहीं दिखा रहा है। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। अब ग्रो कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ग्रो कर रहे हैं मतलब आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलप, हम जब बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस की, तो किस तरह के डिफरेंस की बात करता है? वो कहता है ना कि ग्रोथ का मतलब हो गया क्वांटिटेटिव चेंज, जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा, और डेवलपमेंट क्या कहता है? क्वांटिटेटिव चेंज के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज, यानी क्वालिटी में भी चेंज हो रहा। लेकिन हम जिस चीज की अभी बात कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडिया इज ग्रोइंग बट ओनली ग्रोइंग, इट इज नॉट डेवलपिंग। इंडिया इज नॉट डेवलपिंग। ठीक है, इंडिया अगर डेवलप करता तो क्वालिटी भी बेहतर होती, और अगर क्वालिटी बेहतर होती तो हम 156 कंट्रियों के सर्वे में 144 पोजीशन पे नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने बात की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी। अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी आपको एक रैंकिंग बताऊं, तो हम लोग उसमें भी 94th पोजीशन पे हैं, 94वां पोजीशन। कुछ इंप्रूव हुआ है, लेकिन 94th पोजीशन, जिस कंट्री में आज भी 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ पीपल, बात समझ रहे हैं आप, 20 करोड़ लोग बिना रात का भोजन किए सोते हैं, उस कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मैं आपको ये टॉपिक इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझिए कि हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको और कुछ एग्जांपल दूं अगर इसके बारे में, जीडीपी के फ्लॉज के बारे में। जीडीपी वैसे ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ फ्लॉज के बारे में अगर बात करूं, तो आप एक चीज समझिए। मान लीजिए कि बाहर से किसी ने एफडीआई किया, किसी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट किया उसने। अब उसको लग रहा है कि नहीं, यहां इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है अब हमको यहां से पैकअप कर लेना चाहिए। जैसे ही उसने इन्वेस्टमेंट किया, जीडीपी में हमारे वो इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया, हमारे जीडीपी में वो इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया। लेकिन वो ऐड तो हुआ, लेकिन जो उसने निकाल लिया वहां से अपना इन्वेस्टमेंट, उसका मन भर गया, नहीं भैया अब नहीं करना है, यहाँ हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, अब हमको जाना है यहाँ से। वो जब यहाँ से गया तो उसको हमने माइनस नहीं किया, उसको हम लोग रिडक्ट नहीं किया। यानी जीडीपी जो हमको फिगर दे रहा है, उस फिगर से हम लोग एक्चुअल ये बात नहीं बता सकते कि जीडीपी जो एक्चुअली दिख रही है वो असलियत में इतनी है। फिर से मेरी बात समझिए, मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, सिर्फ ऐसा नहीं एक्चुअल की बात मैं कर रहा हूं, आप इस बात को समझिए। किसी कंट्री में अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी देश में क्राइम्स बढ़ेंगे अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, क्राइम बढ़ेगा, जेल बनवाने पड़ेंगे उन प्रिजनर्स को रखने के लिए, हमको जेल बनवाने पड़ेंगे, जेल में खर्च करेंगे, वो एक्सपेंडिचर जो हम जेल बनवाने में करेंगे वो भी जीडीपी में ऐड होगा। अब बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना होने की वजह से जो खर्च जीडीपी में ऐड हो रहा है, इससे किस सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, किस गरीब का पेट भर रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? फिर अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, एक प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा पर, और वो आज से नहीं पिछले 20 सालों से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरी सरकारें आती हैं, अब उस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके अपने हिसाब से कर देती हैं और प्रोजेक्ट चलता रहता है।
हमने कहा कि मैं किसी एक गंगा के प्रोजेक्ट पे, जैसे नमामि गंगे इस समय चल रहा है, मैं उस प्रोजेक्ट पर इतना 1000 करोड़ खर्च करने जा रहा हूं। जैसे ही मैंने कहा कि मैं इतना एक्सपेंडिचर करने जा रहा हूं, वो जीडीपी में ऐड हो गया। लेकिन क्या आपने ये बताया कि उसके चारों तरफ जो इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं, जो आज भी उस पर उतना ही गंदगी फैला रही हैं, उस इंडस्ट्रीज की गंदगी अब कहां जाएगी? आपने कहा मैं साफ कर रहा हूं, लेकिन वो गंदगी कहां जाएगी इसके बारे में आपने चर्चा नहीं की। यानी वो गंदगी फिर से उसमें होगी, जो हम खर्च इतने 1000 करोड़ का उसमें कर रहे हैं, वो फिर से गंगा क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद उसमें गंदगी आ जाएगी, कुछ वेस्टेज आ जाएगी। यानी कि हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, हम एक जो कहते हैं ना छोटे छोटे सॉल्यूशन, जो खाली दिखावी सॉल्यूशंस। हमको बहुत जरूरी है इन चीजों को सोचना, इन चीजों को समझना। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा आज का लेक्चर जीडीपी पर था, जो मैंने बात यहां तक की एनएनपी तक, और जो बात मैंने की नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर पर। इतनी बातें हमको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने बाकी की बातें की, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो या फिर जो कंडीशन है, वो मैंने सिर्फ सिचुएशन को रिलेट करके बताया कि आज की सिचुएशन क्या है। ठीक है, बात खाली समझने की कि इंडिया इज ग्रोइंग बट इंडिया इज नॉट डेवलपिंग। हमें ये समझना चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा, हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप इसको बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। 12th के ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए ताकि उनको इसका लाभ मिले। जो भी ये कोविड का पीरियड है जिसमें उनके स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, ये सारे पीरियड हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें उनको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।